हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जो क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं भारत संवैधानिक विकास से संबंधित, आज हम उसकी सीरीज में यहाँ से पूरे कंप्लीट जो नोट्स हैं, जितने भी अधिनियम हैं, उनको क्रमवार देखेंगे और एक अच्छी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एक्ट था कंपनी के शासन के क्रम में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये अधिनियम बहुत ही संवैधानिक महत्व रखता है। इसमें क्या हुआ था कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को था वो नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पहला कदम उठाया था। मतलब अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को रेगुलर और कंट्रोल कर दिया जाएगा। दूसरा क्या था, पहली बार कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मान्यता मिली। अब कंपनी के प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों को ही मान्यता मिल गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यह कई बार पूछा जाता है कि हमारे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम की अब कुछ विशेषताएं हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। अब हम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। उनकी कार्यकारी परिषद 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और ऐसे पहले जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। जैसे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ, मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लगे। यानी कि एक तरीके से मद्रास बम्बई के गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन हो गए और सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जो पहले एक दूसरे से अलग थे अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। तीसरा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। अगर पूछे कि किस एक्ट के तहत हुई तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और कौन से सन में हुई तो 1774 में हुई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो उनके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंपनियों के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी पहले यहाँ अपना निजी व्यापार करते थे और भारत के लोगों से उपहार रिश्वत लिया करते थे, अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी को माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब जो ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या करेगी, जो भारत में जो भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी होती थी वो ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। ठीक है, ये 1773 के एक्ट की हमने कुछ विशेषताएं पढ़ी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ओरली। इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ, मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो अब बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन आ गई थी, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई थी। तीसरा क्या हुआ, इसमें 1700 रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3
और अन्य न्यायाधीश थे। और पहले जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाम्पे, कई बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजाम्पे। अब क्या हुआ, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने के लिए जो भारत के लोगों से उपहार लेते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके माध्यम से भारत में जितने भी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना आवश्यक कर दी गई। ये 1773 के एक्ट की सभी विशेषताएं हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर इससे पहले एक एक्ट और आया था 1781 में, उसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर बंदोबस्त कानून। ठीक है, तो जो पिट्स थे ये क्या थे, उस टाइम ब्रिटिश संसद के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट। उन्होंने ये पारित किया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। जो 1781 में इससे पहले आया था उसको हम बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं। इसने 1773 की जो कमियां थी उसको दूर किया, इसलिए इसे हम 1781 का बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं थीं। इसकी विशेषताएं क्या थी, कंपनी के जो राजनीतिक और पॉलिटिकल और राजनीतिक कॉमर्शियल जो कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, यानी राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया। इससे पहले 1773 में क्या था, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को अलग किया गया। अब है राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को भी अलग कर दिया गया। इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो पहले निदेशक मंडल था हमारा, उसके कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नया निकाय का गठन कर दिया गया। यानी जो पहले हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो क्या व्यापारिक मामलों को तो देखेगा, लेकिन जो उसके राजनीतिक मामले थे कंपनी के, उसके लिए एक नया बोर्ड बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। हमसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो हम बताएंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको ये पावर दी, ये शक्ति दी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों के सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये अधिनियम दो तरह से और महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी कि जो भारत में जिस क्षेत्र में कंपनी थी, काम कर रही थी, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कब कहा गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, कि जहाँ जहाँ कंपनी है वो क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। और दूसरा था हमारा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब नेक्स्ट है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम ने क्या, भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में ये अधिनियम निर्णायक कदम था। ठीक है, केंद्रीयकरण की दिशा में कैसा कदम था, एक निर्णायक कदम साबित हुआ। इसकी विशेषताएं क्या है, जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब हमने 1773 के एक्ट में क्या पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हमने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। जो पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको 1833 में हमने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसने क्या करा, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। जो पहले हमने 1773 के एक्ट में पढ़ा था कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, अब उसका और विस्तार हुआ। क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में कानून बनाने के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी जहाँ जहाँ भारत में जिस क्षेत्र में
कंपनी थी उसको हमने ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा 1784 के एक्ट में, और वो ही क्षेत्र उस पर भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको सारे अधिकार दे दिए गए उसके विधायिका के। जो पहले बनाए गए कानूनों के तहत थे उनको हम नियामक कानून यानी रेगुलेटिंग एक्ट कहेंगे, यानी जो 1833 से पहले के एक्ट थे हम उनको रेगुलेटिंग एक्ट बोलेंगे और इसके बाद बने को हम अधिनियम बोलेंगे। ये बेसिक सा डिफरेंस है कि नियामक कानून और अधिनियम में क्या फ़र्क है। जो 1833 से पहले बने थे उसको रेगुलेटिंग एक्ट, और जो 1833 के बाद बने थे उसको अधिनियम। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियां थी उसको समाप्त कर दिया गया। अभी तक तो हमारे यहाँ व्यापार की गतिविधियां थी इसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ये हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन गई बिल्कुल। अब हमारे यहाँ प्रशासनिक निकाय बन गया था, ये प्रशासन करने लगे हमारे ऊपर। ठीक है, फिर क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। वो एक अलग बात है कि इसका विरोध किया गया, तो इसका बाद में हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो लेकिन जो शुरुआत थी वो हमारी सिविल सेवक की वो 1833 के एक्ट के तहत किया गया था, मतलब प्रयास किया गया था एक। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अब भारतीयों को भी किसी भी पद पर, किसी भी कार्यालय में, किसी भी रोजगार को प्राप्त करने की शक्ति या अधिकार दे दिया गया कि वो अपने मनचाहा जो भी रोजगार है किसी भी कार्यालय में, किसी पद पर अपना कार्य कर सकते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था यानी जो निदेशक मंडल था कंपनी का, जो उसका पूरा अधीक्षण और नियंत्रण करता था, उसने विरोध किया। उसके विरोध के बाद ये बस एक प्रयास ही रह गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। हमने अभी तक क्या पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी बंदोबस्त नियम, बंदोबस्त कानून, और उसके बाद हमने पढ़ा 1833 का, और अब हम पढ़ रहे हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। जो 1873 से और 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में ये सबसे अंतिम अधिनियम था। ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। यानी जो हमने 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद बनाई थी 1773 में, अब हम 1853 में उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर रहे हैं। यानी जो कार्य करवाने वाला होगा वो अलग होगा और कानून बनाने वाला अलग होगा। ठीक है, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारतीय यानी केंद्रीय विधान पर, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। अब फिर से एक नई विधान परिषद बनाई गई गवर्नर जनरल के लिए। इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। जैसे हमारे यहाँ अभी लोकसभा, राज्यसभा एक पार्लियामेंट का रूप है, वैसे ही ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट का रूप था वो हमारे यहाँ ब्रिटिश की इस जो गवर्नर जनरल की जो नई विधान परिषद थी उसमें देखने को मिलता था। यानी उसने क्या करा, प्रशासनिक कार्य को अलग और विधायी कानून को अलग कर दिया। वैसे ही जैसे अब होता है लोग जो हमारा, और उसी तरह एक छोटी पार्लियामेंट की तरह काम करने लग गया। अब सिविल, हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो सिविल सेवक थे उनके लिए 1833 में प्रयास किया गया था, उसकी एक आगे इसको विस्तार किया। तो सिविल सेवक की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। ब्रिटिश संसद में 2 तरह की सिविल सेवाएं थी, प्रसंविधाविद सिविल सेवा जो हाई सिविल सर्विसेज थी, जो कंपनी के कानून से बनती थी, और जो गैर प्रसंविधा वाली थी वो निम्न सेवा थी, वो किसी भी तरीके से चयन होता था या किसी की सिफारिश से या किसी और तरीके से, और जो कंपनी के कानून से बनता था वो प्रसंविधाविद सिविल सर्विसेज होती थी। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले कमेटी नियुक्त की गई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सिविल सर्विसेज से संबंधित एक कमेटी नियुक्त की गई, मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। 1853 यानी अब से भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। अभी तक हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कंपनी थी, उसके माध्यम से चल रहा था। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया। अब उसके बाद क्या है, जो इंग्लैंड के जो महारानी होंगी या जो भी होंगी उनके डायरेक्ट कंट्रोल में हमारा शासन आ गया।
अब इसमें किसी भी निश्चित समय का कोई निर्धारण नहीं किया गया। अब से पहले निश्चित समय का एक निर्धारण था, जैसे कि 1833 के बाद 1853 यानी 20 वर्ष के बाद अधिनियम पारित किया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। पहली भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। जो हमारे यहाँ केंद्रीय विधान परिषद बनी थी 1853 इसमें 1853 के अधिनियम में, अब इसमें क्या हुआ, एक स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया, यानी यहाँ के लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी होगा उसमें। गवर्नर जनरल की परिषद में जैसे 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव तो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है। अब है हमारा ताज का शासन। यानी कि 1858 से 1947 तक। इसको हम कल डिस्कस करेंगे यहीं से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।